नमस्ते भाई अर्पण कुमार जी का साग्रह निवेदन था कि हम आज जनसुलभ पुस्तकालय लाइव प्रोग्राम में आए, तो आज समय मिला। समय की कमी सबको रहती है, मुझे भी। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबों की मेरी आवाज़ आ रही होगी। मित्रों, मैं अर्पण कुमार जी को शुभकामना देता हूँ। व्यक्ति खड़ा था, उससे पूछे कि बताओ तुम्हारा देश क्या है। उसने कहा जो मुझे सामने दिखाई दे रहा, जहां तक दिखाई दे रहा है वही हमारा देश है। उसी क्षमा चाहते हुए रिकनेक्ट होने में थोड़ी देर हो गई मित्रों। तो मैं कह रहा था कि वह गांव का आदमी बताया जवाहरलाल नेहरू से कि जो हमें सामने जहां दूर तक दिखाई देता है वही हमारा लोक है। उस संदर्भ को लेते हुए हम भी अपने को वही मानते हैं, चूँकि हमारा जीवन गांव से गांव की यात्रा तक रहे। एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा, गांव से जिले की यात्रा, जिले से राजधानी की यात्रा, फिर राजधानी से जिले, फिर गांव, फिर जिला। यानी कि हमारा जो गांव है वो पहले गया जिला था, उसके बाद 2 जिला बन गया, एक औरंगाबाद और एक जहानाबाद जिला। तो जहानाबाद से हम फिर अरवल ज़िले में आ गए। वो मेरा थाना हुआ करता था। जब मैं 9th क्लास में था तो उसके बाद मेरे पिताजी शिक्षक रहे, भोजपुर ज़िले में काम करते थे, जगदीशपुर के पास। वहाँ से मैं पिताजी के पास आया, मैंने एक गांव से एक गांव में आया। जब मैंने इंटर पास की तो वहाँ से फिर मैं आरा ज़िला, भोजपुर ज़िला में आया। फिर यहाँ मैंने पढ़ाई की जैन कॉलेज में, और पढ़ाई करने के उपरांत एक और पढ़ाई, जो आगे की पढ़ाई जो थी, फिर पटना विश्वविद्यालय में हुआ, यानी बिहार की राजधानी में। अरुण कमल जी कहते हैं कि पटना गाँवों का शहर है, और मैं भी कहता हूँ कि आरा जो है वो भी गाँव का शहर है। लेकिन जिस जगह से मैं आया, जिस गांव से आया, वो न चटी था, न वो अर्बन एरिया था, न कस्बाई था, न मतलब कोई विकसित जगह नहीं थी। जैसे मैं सपने देखा करता था जब 7वीं 8वीं क्लास में था, बहुत सारी असमानताएं दिखाई देती थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है। तो एक फील्ड हुआ करता था जहां हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे। वहाँ टाँड़ था, टाँड़, जहाँ बंजर भूमि जिसको बोलते हैं। वहाँ मैं देखता था कि सपने देखता था कि यह गांव विकास क्यों नहीं कर रहा है। मतलब सोन नदी के किनारे हमारा गांव हुआ, तो मुझे लगता था कि वो गांव के किनारे, सोन नदी के किनारे कोई ऐसा खनिज मिल जाता जिससे वो गांव समृद्ध हो जाता। उस खनिज से हमारा गांव, गांव के लोग, जवार पूरी तरह से समृद्ध हो जाता। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। मात्र 2 चीज हुए, एक सड़कें बनी, और पिछले साल से गांव में बिजली आई, वो आधुनिकता के नाम पर और वो विकास के नाम पर। गेट लगा दो बेटा। तो मैं ये कहना चाहता था कि समय के अनुसार बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन गांव को जितना बदलना चाहिए था वो क्यों नहीं बदला। एक सवाल है
और व्यवस्था पर एक प्रश्नसूचक चिन्ह भी है। हमारे जैसे अनेक गांव हैं जो अभी विकासशील भी नहीं कह सकते हैं, अविकसित हैं, जो पूरी सुविधाओं से लैस नहीं है, कॉलेज भी दूरी पे है। तो हमारे जैसे कई विद्यार्थी, हमारी पीढ़ी के कई लोग जो एकदम बूढ़े हो गए हैं, कई मित्र मिलते हैं, लाठी लेकर चलते हैं, आंख से रोशनी नहीं दिखाई देती है, नहीं है रोशनी, आंख नहीं से कुछ दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कि शायद हम भी यहाँ रहते तो मेरी स्थिति भी वही होती। उस मित्र ने हमें ताड़ से वो कोवा खिलाया काट करके, और बहुत देर तक हमने बात की, अपनी स्मृतियों में खो गए। वो उस स्मृतियों से कविता क्षण करके आई, और उस लोक से आई जहाँ से हम जो चीज लेना चाहते थे। कविता और लोक हमारे लिए वही है। हमने अपने को इसलिए अलग रखा कि जो चीज़ें नहीं लिखी जा रही थी, जैसे सिंघा पर, जो सिंघा बजता है, मैंने सिंघा पर कविता लिखी, और खोइला पर कविता लिखी, चूड़ा कूटने में जो काम आता है। पहले ढेंकी से चूड़ा कूटा जाता था, आप सब जानते हैं। वो सब चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, अब वो गुम होती जा रही हैं, बल्कि गुम हो चुकी हैं। उनको मैंने विषय बनाया, वहाँ से हमारी कविता थोड़ी सी अलग हुई। मैं जहाँ तक समझता हूँ, और कुछ लोगों ने जिक्र भी किया है, इस तरह से आरा शहर में आने के बाद मेरा चूंकि कोई पारिवारिक साहित्यिक माहौल नहीं रहा, गैर साहित्यिक परिवार में मैंने जन्म लिया, जहाँ पूजा पाठ, वैष्णव संप्रदाय, सनातन धर्म आडंबर से लैस पूरा घर रहा है। तो वैसे में जब मैं आरा आया तो यहाँ चंद्रभूषण तिवारी जी, बद्री नारायण जी, नीरज सिंह, रविन्द्रनाथ राय, तमाम लोग, नीले उपाध्याय जी, बहुत सारे लोग मिले। लोग आते रहे, जाते रहे, बाहर के लोग आते थे। इलाहाबाद से सत्यप्रकाश मिश्र जी आए, हम लोगों ने उनका एक कार्यक्रम करवाया था। इस तरह से धीरे धीरे एक चेतना विकसित होती गई और साहित्य के प्रति झुकाव हुआ। रात रात में गोष्ठी करना, कविता पाठ करना, अकेले में जाकर के पाठ करना, ऐना के सामने पाठ करना, पाठ करने के तरीके, कविता पढ़ और वाचन प्रक्रिया में आए और उन चीज़ों को लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी माँ गीत गाती हैं, उन चीज़ों को मैं नहीं छोड़ सकता। हमारी माँ सोहर गाती हैं, झूमर गाती हैं, आज भी गाती हैं, जटसार गाती हैं, सांझा पराती गाती हैं। जो कविताएं में जब मैं पढ़ रहा था 86 के बाद, तो मुझे लगा कि ये जो कविताएं हैं ये तो आसपास की कविताएं हैं, क्यों न मैं इन कविताओं में इन शब्दों को, इस तथ्यों को अपने ढंग से लिखूं। क्योंकि एक संपादक क्या मांगता है? एक संपादक मांगता है कि आप मौलिक रचना दीजिए। मौलिकता क्या है? बात दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी बात मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ। मौलिकता जैसी कोई चीज़ नहीं है, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। जब आप एक कविता में पेड़ का जिक्र करते हैं, आम का पेड़, वो तो प्रकृति का है। प्रकृति ने आम का पेड़ दिया है, शीशम का पेड़ दिया है, तमाम तरह का पेड़ दिया है। तो आप उस पेड़ को ले रहे हैं कविता में, आपकी वो चीजें नहीं हैं, आपने कहीं से लिया है। तो फिर मौलिकता क्या है? लेकिन संपादक लिखते हैं कि मौलिक और अप्रकाशित रचना चाहिए, या हम लिख कर भेजते हैं कि ये मेरी मौलिक और अप्रकाशित रचना है, कृपया प्रकाशित करने की कोशिश करें या कष्ट करें। इस बात पर आज भी मैं कायम हूँ और पहले भी कायम था। तो कई बार रचनाएं रिटर्न होती रही, मुझे तो पता भी नहीं था कि
कौन सी पत्रिकाएं हैं क्या हैं, लेकिन आरा आने पर एक पत्रिका का नाम सुना जिसका नाम था हंस। राजेंद्र यादव जी उस समय थे और गणेश के दूध को पिलाया जाता था। उस समय तो आर्यावर्त एक अखबार यहाँ से निकलता था, ये पटना से। उसमें एक कविता छपी, मेरे जीवन की पहली कविता, आर्यावर्त में, चांद की चोरी। किसी ने सत्य की चोरी की, चोरी की झूठ की, प्यार की। किसी ने सत्य की चोरी की, चोरी की झूठ की, प्यार की। शायद सब ने मिलकर चोरी की देश की, शहर ने देहात की, माली ने फूल की, यार ने यारी की, प्रेमिका ने प्रेम की। मैंने तो चोरी की चांद की, मैंने तो चोरी की चांद की। तो इस तरह से वो पहली कविता चांद की चोरी आर्यावर्त अखबार में प्रकाशित हुई। उसके बाद थोड़ा मनोबल बढ़ा, फिर जनपथ में, फिर वागर्थ में, और फिर हंस में। हंस में छपना, वो तो कहानी की पत्रिका है, लेकिन हंस में छपना एक सपना था। और हंस में तीन बार छपा। राजेंद्र यादव जी का इंटरव्यू भी मैंने लिया, देशज में प्रकाशित भी किया। एक बार मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या आप, ऐसा लोग र्यूमर फैलाते हैं या सही है कि आप कहानी के लिए हंस निकालते हैं, कविता के लिए कंस निकालिएगा? कि नहीं 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 अरुण जी, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये लोग र्यूमर फैलाते रहते हैं मेरे बारे में, इस तरह की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कुछ किस्से भी सुनाए, वो देशज पत्रिका में है, देशज के 9वें अंक में उपलब्ध है, उनके जीवन के आखिरी साक्षात्कार। लेकिन ये मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ, क्रेडिट दिल्ली वाले लेते हैं, और लें, हम लोग कौन है क्रेडिट लेने वाले, गांव के लोग, जिले के लोग। तो इस तरह से एक यात्रा है, साहित्य की यात्रा है, कविता की यात्रा है। मैं कोई दावे के साथ ये नहीं कर सकता कि मैं बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दे दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं तो लाइव भी नहीं आता था, लेकिन लोगों के आग्रह को टाल नहीं सका। चूंकि कोई भी कविता की भाषा मुखर हो जाती है कई रूपों में, कई बिंबों में, कई कथनों में, चुपचाप कविता जरूर दिखाई देती है, पर वह कहीं ना कहीं हमारे पास विस्फोट करती है। समाज, लोग, संस्कृति और दायरे में आने वाले शब्द हाहाकार करते हुए प्रवेश न जाने कब कर जाते हैं। हर मनुष्य के पृष्ठभूमि में कविता वास करती है, सामने ही नहीं, दूर तक आगे जाकर चित्कार के रूप में भी जनता के पास होती है। यहाँ आना जाना लगा रहता है। कविता अपनी तमाम जिम्मेदारी का एहसास कवि पर थोप देती है, गोईठा की तरह जलती है। गोईठा आप लोग जानते होंगे, जिससे जीवन चलता है। कविता जीवन का अंश प्रदान करती है। हमारी कविता वहाँ से शुरू होती है जहाँ सोन नदी का स्नान शुरू होता है, जहाँ से विकास के सपने हैं। इस उम्र में भी वही आस लगाए कि एक दिन ऐसा आएगा, वह दौर जहाँ सब खुश होंगे, हत्यारे के लड़के से लेकर संतों के संतान तक। यह हमारा लक्ष्य है, और कविता की आवाजाही भी। तो यह थोड़ी सी बातें हैं, और ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। जब तक कविता रहेगी हमारे साथ, जब तक पृथ्वी पर हम रहेंगे, तो कविता खत्म नहीं होगी, साहित्य खत्म नहीं होगा। साहित्य से अभिप्राय लोग क्या लगाते हैं? सीधे तौर पर कविता, बाद में उपन्यास, यात्रावृत्तांत, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, या तमाम चीजें। लेकिन साहित्य में ऐसी ये प्रमुख विधा है जिसको सभी साधना चाहते हैं। और हमने जब भोजपुर जिला में प्रवेश किया तो मैं भोजपुरी में कविताएं लिखा करता था, चूंकि इसकी बोली हमें बहुत आकर्षित करती थी। हमारी बोली मगधी थी, मगही, और मैं मगही भूल चुका था। अब मैंने मगही बोलना शुरू कर दिया और मगही आने लगी है। चूंकि बोली वाणी हर जगह चेंज कर जाती है, कुछ दूरी पे चेंज कर जाती है, एक मुहावरा भी है। तो हम भोजपुरी में लिखना शुरू किए तो गीत नुमा लिखे। एक गायक हैं भरत शर्मा व्यास, उन्होंने प्रोग्राम दिया था जगदीशपुर में, तो मैंने एक
गाना लेकर के दिया, तो हार नहीं याद हिया में पियर आयल। वो एक एडीएम थे ब्रजभूषण पांडे या ब्रजराज पांडे, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, बिहिया के थे। उन्होंने अपनी पत्रिका में वो छापी, वो दिया। जब वो कैसेट बन कर आया तो देखा कि लेखक का नाम भरत शर्मा व्यास, बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। एक बार बक्सर स्टेशन पर मिले तो मैंने कहा कि भाई आप मेरी कविता को गा दिए और मेरा नाम तक नहीं दिए। तो बोले कि सब चलते रहता है, होते रहता है। फिर ट्रेन पकड़ कर चल दिए। मैं कुछ प्रतिकार नहीं किया, मैं चुप हो गया कि जय हो भोजपुरी। मैं भोजपुरी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कोई घटना है। तो इस तरह से हम चिंतित हुए। फिर मुझे लगा कि हमें हिंदी में लिखना चाहिए। वो चांद की चोरी मैंने कविता लिखी और आर्यावर्त में प्रकाशित हुई। तो अर्पण भाई 8:15 हो गया है और मैं कविता का पाठ करूं। और लास्ट में अंतिम में हम सभी मित्रों का जवाब दूंगा। उमा झुंझुनवाला जी दिखाई दे रही, नमस्ते। जय एस प्रसाद गुप्ता जी नमस्ते। हीरो वंदवानी जी नमस्ते। हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। कुछ बातें थी तो मैंने आप सबसे शेयर की। कविता का शीर्षक है बाबूजी। किसी विज्ञापन के लिए नहीं आया था यहाँ, किसी विज्ञापन के लिए नहीं आया था यहाँ, धकेल दिया गया था गले में हड्डी लटकाकर। विष्णुपुरा से आरा महज संजोग नहीं था, भगा दिया गया था मैं। महज संजोग नहीं था, भगा दिया गया था मैं। बाबूजी आपकी याद बहुत आती है, बाबूजी आपकी याद बहुत आती है। जब एक कंधे पर मैं बैठता था और दूसरे कंधे पर कुदाल पके हुए केसों को सहलाते हुए चला जाता था। खेतों की मेड़ों पर गेहूं की बालियां लेती थी हिलोरें। थके हारे चेहरे पर तनिक भी नहीं था तनाव। नईकी चाची चटपट खाना निकाल जमीन को पोतते हुए आंचल से सहला देती थी गाल। आज आप 5 लड़कों, 5 पोतों और 2 पोतियों के बीच अकेले हैं। पता नहीं अब आप क्यों नहीं जाते खेत, पता नहीं अब आप क्यों नहीं जाते खेत, क्यों नहीं जाते बाबा के फुलवारी। सिर्फ ढहे हुए मकान में रहना चाहते हैं और गांव जाने पर काजू किशमिश खिलाते हैं। आप अब नहीं खिलाते बिस्कुट जुलूम बाबा की दुकान वाली, जो 10 बार गोदाम में और 20 बार बोयाम में हाथ डालकर एक दाना डालमूट निकालते जैसे जादू। सुना है उस जादूगर की जमीन बिक गई, उनके लड़के धनबाद में बस गए, वहां आटा चक्की चलाते हैं। बाबूजी आपकी याद बहुत आती है, बाबूजी आपकी याद बहुत आती है। मधुशर्मा मलमास मेला की मिठाई और परासी बाजार का शोभा साव का कपड़ा, आपके झूलन भारती दोस्त सब याद आते हैं। सिर्फ याद नहीं आती है, सिर्फ याद नहीं आती है अपने बचपन की मुस्कान, अपने बचपन की मुस्कान। धन्यवाद उमा जी। एक कविता है सितुहा। न जाने कितने हाथों से गुजरे, उन्हें भी कैद किया लोगों ने। उसकी स्वतंत्रता छीनी, हक छीना, परिवार से बिछुड़े। कितना स्वच्छंद था सागर किनारे, पुनिया छील रही थी खीरा। इससे पहले पिता ने पटका फाड़ा, पत्थरों पर इतना रगड़ा, पास वाले ने किया झगड़ा अपने अपने लिए। वह इतना आबदार था, वह इतना आबदार था, इतना तेजस्वी इस्पात था। मोहनी नाम रखा था उसका, कई घर में कई नाम। आम के मौसम में उसकी खोज होती तेजी से, और उतने ही तेजी से वे खत्म होते रहे। मात्र औजार नहीं था सितुहा, मात्र औजार नहीं था सितुहा, एक विचार था, जीवन था, आनंद था। शैतानों के घरों में भी वह सुंदरता थी। अब सितुहा मिलता है पर सस्ता नहीं। अब बाजार का मटर माला है, दुआरी पर टांगने वाला शिवाला है।
बनाने वाले का निकलता दिवाला है। खुशी है समुद्र के पेट में पल रहा है अब भी, सितुहा समुद्र सा और समुद्र सितुहा सा। एक कविता है मामा का मचान। ओ मेरे सुग्गे, ओ मेरे सुग्गे कितने प्यारे हो, ओ मेरे सुग्गे कितने प्यारे हो इस खूबसूरत दुनिया में। और इस दुनिया में जीवन के लिए नए खतरे उमड़ पड़े हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है। मामा मचान पर मल्हार गा रहे हैं। खेतों में कहीं कहीं हिल रहे हैं मामी के कानों का कुंडल, सोने के दाने चमक रहे हैं। घर में दाने हैं तो देश है, घर में दाने हैं तो देश है, घर में पाने को है तो प्रेम है। ओ मामा तुम ललहाते खेतों में सुगा का सुगना हो, ओ मामा तुम ललहाते खेत में सुगा का सुगना हो, हवाओं में अंगूठी का नगीना हो, गर्मी के मौसम में मामी का पसीना हो, मचान पर बैठे संविधान का नमूना हो। चलो चलो दोस्तों, चलो चलो दोस्तों, ऐसी जगह जहां पानी में बच्चे छप छप करते हों। देखो मामा मामी आलिंगनबद्ध मचान पर पड़े हैं, मचान पर पड़े हैं। और एक कविता है जिसका शीर्षक है उदास रात। दादी की लोरी सरसों की फूल की तरह होती थी, दादी की लोरी सरसों की फूल की तरह होती थी। आज की रात, हाँ आज की रात कौन सुनाएगा लोरी कि सो सकूं। यह रात नगर की रात है, होटल की रात है, दादी की गोद नहीं। यह रात नगर की रात है, होटल की रात है, दादी की गोद नहीं। बरसात का मौसम है, पाँव में पंख नहीं लगे हैं, इसलिए जूते में लगे मिट्टी की सुगंध से आधी रात खुश रहा और आधी रात उदास आंख खोल सोते रहा। याद आती रही गांव के पूरब में केवाल मिट्टी, पश्चिम में बलुआही, उत्तर में ललकी और दक्षिण में सब के सब बेटियां, और हर मिट्टियों के लोंदों से बनी मेरी दादी, और हर मिट्टी के लोंदों से बनी मेरी दादी। एक कविता है सांवली रात, छोटी कविता। सुबह की पहली किरण, सुबह की पहली किरण पपनी पर पड़ती गई और मैं सुंदर होता गया। सुबह की पहली किरण पपनी पर पड़ती गई और मैं सुंदर होता गया। शाम की अंतिम किरण अंतस पर गिरती गई और मैं हरा होता गया। रात की रोशनी पूरे बदन पर लिपटती गई और मैं सांवला होता गया, और मैं सांवला होता गया। एक कविता है, वही मैं जब अपने वक्तव्य में कह रहा था, सिंघा जो बारात में टुटू टुटू जो बजता है, उस पर मैंने लिखा था। मेरे भाई की शादी हुई थी कुछ साल पहले, तो मैं देख के आश्चर्य पड़ गया कि अभी ये सिंघा है। तो एक कविता ने जन्म ली और मैंने वहाँ फुट नोट्स थोड़ा तैयार किया था, बाद में उसका विस्तार दिया, कई बार उसको रिराइट करके। सिंघा नाम है। यह अमीर खुसरो की नाजुक उंगलियों से लिखी गई लोक कविताओं के धुन पर बज रहा है। मेरे मागध गंध में सिंघा, करेल खेत में निकल आते हैं चूहे, मुस्कोइल से चूहिया, गांव की गोरी गा रही है गीत। माओ बहनों का है झुंड, पालकी पर सवार है दुल्हा। मैं टेकर के एक सीट से देख रहा हूँ, होठ की मुस्कान, हर बहार की खुशबू, पसीने से लथपथ बच्चों की बदबू, और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। काजर लगाए सहबाला बार बार मोर पहनने को बेताब है। दुल्हा परिछावन को चुरा गया है रतन, टप टप टपक रहा है दूध। माँ बेटे को पालकी में जीवन का अंतिम अमृत पिला रही है। फूट गया है घड़े सा आंसू और गीतों के शोरगुल में डूब गया है लोग। अब जाना है जन को, जानी है बारात और निभानी है जिम्मेवारी परीक्षा के बाद। सिंघा मोर से बिछुड़ रहा है और मोर सिंघा से।
और मोर सिंहास्य। ये माध्यम एक पत्रिका आती थी इलाहाबाद से, तो उसी में छपी थी। उसके संपादक थे सत्यप्रकाश मिश्र जी, उन्होंने छापी थी। एक बार दूसरी कविता मैं सुना रहा हूँ। डबवाली में एक हादसा हुआ था एक स्कूल में, 95 की बात है। तो मैंने भीषण अग्निकांड हुआ था डबवाली, दिसंबर 95 शीर्षक से भीषण अग्निकांड पर। न जाने कितने दुख दर्द से किन किन माताओं की कोख से जन्मे होंगे नवजात डबवाली के। न जाने कितने दुख दर्द से किन किन माताओं की कोख से जन्मे होंगे नवजात डबवाली के। घर घर में बजे होंगे बाजे, दी गई होंगी बधाइयाँ। आज एक पल में, हाँ एक पल में नहीं रहा उनके जीवित होने का कोई सबूत। बच्चे माँ की कठिन छातियों से चिपके, बच्चे माँ के कठिन छातियों से चिपके, आग से खौफनाक लपटों से लड़ती माताएं, बचाओ बचाओ। एक शब्द नहीं था सिर्फ, एक शब्द नहीं था सिर्फ, झुलस गई आने वाली एक पीढ़ी। यासर अराफात, क्रिसमस अच्छा नहीं लगता, बधाइयां मत दो नेल्सन मंडेला, मेधा पाट कर भूख हड़ताल खत्म कर दो, रोक दो, मेरी रूहें कांप रही हैं। मुझे याद आ रहा है चंडीगढ़, भटिंडा, लुधियाना, मलाव, रोहतक, हिसार और डबवाली, और लाशें, सिर्फ जली हुई लाशें। कविता का शीर्षक है नाखून पर निशान। किसने दिया मेरे नाखून के पोर पर जहर सा चलाया गया तीर का कमान। किसने दिया मेरे नाखून के पोर पर जहर से चलाया गया तीर का कमान। मेरे नाखून पर दागे गए थे निशान, काल रात्रि मोह रात्रि की तरह छा गए हैं मेरे समय, मेरे वजूद पर। मौसम मौन, बादल डरते हैं बरसते हुए, पहाड़ रो रहे हैं फुक्का फाड़ कर, थर्राकर भाग रही हैं नदियां, रूहें कांप रही हैं। हमें क्या पता था एक सरकार के बदलने से बदल जाएगा यह सब कुछ। हमें क्या पता था एक सरकार के बदलने से बदल जाएगा यह सब कुछ। क्या करूं मैं कि समय के बच्चे की तरह, क्या करूं मैं कि समय खरगोश के बच्चे की तरह धूप की हरी घासों के बीच कुलांचे मारता है और सूरज बिना विराम के पूरी करे अपनी यात्रा। मन करता है निकालूं कोई अदृश्य तलवार और छील दूं नाखून पर पसरा यह धब्बा जो जूं की तरह चिपक गया है मेरे और मेरे मुल्क की किस्मत पर। ये पहले संग्रह से मैं कविता सुनाता हूँ। एक कविता है कैदी के लिए जन्मी, एक कविता बक्सर सेंट्रल जेल का दौरा करने के बाद। तूफानी रात में अनायास आंखों से आंसू गिरा, जैसे चांद टप से गिरा हो मेरे आंगन में। वहां एक कविता की जन्म हुई और सूना आकाश गूंज उठा। मुझे याद आई माँ बहनें, प्रेमिकाएं, धरती के सारे जीव जो आपस में प्यार करते हैं। वो दिन याद आए जिस समय गंगा किनारे एक कविता जन्म ले रही थी। दूर कहीं एक माँ आंसू पोंछ रोटी पका रही थी। समय एक कटे संतरे में परछाई की तरह उतर रहा था और दरवाजा भाइयों मित्रों की भीड़ के बीच बंद होने के इंतजार में था। वहां कविता थी, कवि था, सिर्फ लिखे जाने का कोई मतलब नहीं था। जीवन इतना भरपूर था। उमा जी आप लगातार बनी हुई हैं, मैं देख रहा हूं। आपका स्वागत। उमा जी को यह कविता बहुत पसंद है जिसका शीर्षक है पत्थर। घास और फूल से खेलता बच्चा, कल कल छल छल पानी को छेड़ता बच्चा। घास और फूल से खेलता बच्चा, कल कल छल छल पानी को छेड़ता बच्चा। स्तन का दूध पीता बच्चा,
धीरे धीरे इस पत्थर की दुनिया में पत्थर होता जा रहा है, दुख पत्थर का, सुख पत्थर का, और गढ़ता जा रहा है सबो रोज पत्थर का इतिहास। बालू के ढूंढ पर खड़ी है मेरे देश की सबसे छोटी सी बच्ची, सोच रही है कि किस आलिशान बिल्डिंग में नानी मिलेगी। उसे क्या पता इस शहर होती दुनिया में, उसे क्या पता इस शहर होती दुनिया में कि नानियां जिंदा हैं अभी भी, घरों को पत्थर से गढ़ते हुए, घरों को पत्थर से गढ़ते हुए। उमा जी, आप बहुत सुंदर पाठ करती हैं, आपके इतना मैं इतना सुंदर पाठ नहीं कर सकता। कुछ कविताएं यहाँ से, मैं जब मामा के यहाँ जा रहा था, और यहीं पिंजरोई भोजपुर जिले में है, तो मैं गाड़ी रोक करके देखने लगा, तो एक लड़का एक लड़की, घास काटने वाले जो होते हैं, देहात में से घसगड़ीन बोलते हैं, उसका कोई मित्र होगा, तो दोनों घास काटे। खेसारी के फूल बहुत लगे हुए थे, तो खेसारी का फूल ही मैंने उसका शीर्षक रख दिया, खेसारी का फूल। चूंकि कविता में है तो थोड़ा स्वभाव मिलाना पड़ा कि बारात से लौटते हुए पिंजरोई और रामा साण के इलाके में देखा उठाया हुआ खेसारी का फूल। दरअसल पैरों से रगड़ने के बाद भी नहीं टूटा एक भी शाखा, देखने में तो बहुत छोटे नीले रंग का, जिसे आसमान या सागर भी शर्मा जाए। मामा के घर से लौटते हुए पहली बार देखा कि घसगढ़िन गुलाब के बदले चरवाहे को खेसारी का फूल दे ले रही है। यकीन नहीं होता किसने बनाया था प्रेमिका के लिए गुलाब, और कैसे घुस गया जीवन में खेसारी का फूल। बहुत बाद में पता चला कि मामी बधार में दी थी मामा को खेसारी का फूल। छोटी खुशियों में शामिल यह छोटा सा फूल, छोटा जीवन का आधार, जिसे मिला टिकाऊ प्यार। तो जैसा कि अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि मैं अछूत चीजों को ज्यादातर उठाता हूँ, इसलिए अगर कोई पूछे कि आपकी अन्य कविताओं से आपकी कविता अलग कैसे है, तो इस मायने में अलग है कि अछूत सब्जेक्ट पर मैं काम करता हूँ, जिसका शीर्षक है खोइला। चूड़ा कुटने के समय इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा प्यारा खोइला आम के पेड़ों की टहनियों से बनता था। यह 20वीं शताब्दी का औजार था, गांव घरों का दुलार था। इसका चिकनापन मक्खन सा, इसकी लालिमा के कायल थे हम, इसकी लालिमा के कायल थे हम। हालांकि इससे बना हुआ सबने खाया, पंडितों का प्रिय तो था ही। कई बार विदेशों का भ्रमण किया, लेकिन लौट कर नहीं आया कभी। आज बाजार में खाने को मिलता है, लेकिन उसका कारीगर नहीं। कभी कभी अपने मौसम में एक कटोरा मिलता है, लेकिन खोइला से बना नहीं, और खोइला नहीं तो स्वाद नहीं, और खोइला नहीं तो स्वाद नहीं। माओं के हाथ से कई बार गुजरा, कानों से कई बार सुना, थोड़ी सी गलती पे फचफचा कर खून निकल जाता। खोइला खोइला सिविलाइज लोगों का औजार नहीं था। खोइला सिविलाइज लोगों का औजार नहीं था, किसानों का भी नहीं, बल्कि पत्नियों का पर्सनल औजार था, जिससे डाकुओं के कपार फूटे थे, और पत्नियों के लिए तो इशारा ही काफी था। नमस्ते विजय भाई, अभिनंदन आपको, आप आए इस लाइव प्रोग्राम में। तो ये पहले संग्रह से कुछ कविता, आधा घंटा हो गया, और अभी 2 संग्रह से कुछ कुछ कविताएं पढ़ूंगा, ताकि जल्दी जल्दी हाँ, गांव के बिंब, चूंकि मैं गांव से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो गांव की कविताएं अर्पण जी आना तो स्वाभाविक सी बात है। तो कुछ कविताएं दूसरे संग्रह हर मिनट एक घटना है,
से मैं सुना रहा हूँ। यह कादम्बरी में बहुत पहले यह कविता छपी थी जिसका शीर्षक है शिलालेख। उनका कोई नाम नहीं है, वो अब नहीं है, वे तो मारे गए सिर्फ बिहारियों के नाम पर। उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, वे अब नहीं हैं, वे तो मारे गए सिर्फ बिहारियों के नाम पर। जिसमें एक कवि की संभावना थी, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार बनने की थोड़ी गुंजाइश थी, उनके मरने से हम आधा से ज़्यादा मर जा रहे हैं। उनके डरने से आधा से ज़्यादा डर जा रहे हैं। उनके जाने से अब जाने का मतलब है मृत्यु। उनके मरने से हम आधा से ज़्यादा मर जा रहे हैं। उनके डरने से आधा से ज़्यादा डर जा रहे हैं। उनके जाने से अब जाने का मतलब है मृत्यु। हमें हरे हरे बगान नहीं दिखना, हमें हरे हरे बगान नहीं देखना। धान की बालियां, गेहूं की बालियां ही कुंडल सा दिख रहा है। नाम दर्ज नहीं कराना है शिलालेख पर, वैसे भी उसी का नाम रहता है जो हत्या किया हो कोई खून करके। हम तो खुद बह रहे हैं, हम तो खुद बह रहे हैं। धन्यवाद अर्पण जी। लंबी कविता है, लंबी कविता का पाठ नहीं करूंगा इसमें। एक कविता है बैसाख। पूरी कमाई के बाद बैसाख में इस बार लगन नहीं है। जो तैयारी 2010 में बैसाख के लिए 5 बरस पहले किया था, पूरी कमाई के बाद बैसाख में इस बार लगन नहीं है। जो तैयारी 2010 में बैसाख के लिए 5 बरस पहले किया था, सब पानी फिर गया, सब पानी फिर गया। पतरा में जतरा नहीं है, पतरा में जतरा नहीं है। पंडित जी भी मुंह लटकाए बैठे हैं 2 पैसे के लिए। पंडित जी भी मुंह लटकाए बैठे हैं 2 पैसे के लिए। हड़बड़ी में 2 प्रेमी भाग आए हरिद्वार और जाकर हर की पौड़ी पर किया स्नान। मानसा देवी में मांग भरे और लगन रह गया बैसाख के ताक पर। हनीमून के लिए मसूरी काफी था। वैसे बैसाख में इस बार धूप कम, कभी कभी बारिश थी। हित परिजन सब अवाक, माता पिता सब हैरान। यह जमाना है, यह जमाना है बिना अनुमति का जमाना, जहाँ कुछ भी नहीं। ये लोग ने माना बैसाख का महीना, बैसाख को मुबारक। दरअसल हम लोग कॉलेज के ट्रिप पर गए हुए थे और वहाँ मानसा देवी का मंदिर है, तो गाइड लेकर चले गए वहाँ हरिद्वार में। तो एक लड़का लड़की माला पहना दिया, सिंदूर कर दिया, शादी कर ली लोग ने तुरंत। तो उस घटना को लेकर के मैंने कविता लिखी। एक कविता है दूसरे संग्रह से अंतिम कविता, लकड़ी की काठी। पढ़ते हैं लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, तो वही लकड़ी की काठी। बचपन के खेलों में जो मिला या न मिला, उस निर्जीव वस्तु को सजीव बनाते रहे। जैसे घोड़ा न मिला तो लकड़ी का काठी, काठी का घोड़ा। इस तरह का अध्याय समाप्त हुआ, इस तरह खेल खत्म हुआ। बचा रहा जीवन जैसे शंख में बचा पानी, बचा रहा जीवन जैसे शंख में बचा पानी। मृदंग से निकलती आवाज, यह तो एक शुरुआत थी, यह तो एक शुरुआत थी। अब इस जमाने में क्या करूं, खेलने के सारे बंधन छूट रहे हैं। रात लूट रही है, कंगन टूट रहे हैं। वह दिन जहां काठ का घोड़ा आया 7 समंदर पार से, वह दिन जहां काठी का घोड़ा आया 7 समंदर पार से। वह स्वप्न ब्यार से शब्द सप्तऋषि मंत्र में चबा गए। छोड़ गए एक टूटा वृक्ष जहां छांव नहीं था, पैर होते हुए पांव नहीं था। इससे भला लकड़ी का काठी ही ठीक था। जहां खुशी थी कोई सजीव निर्जीव नहीं था, कोई सजीव निर्जीव नहीं था।
और तीसरे संग्रह पत्थरबाज से एक कविता जो है वो है ब्लॉग स्पॉट। गोबर पाथती हुई स्त्री रो रही है, गोबर पाथती हुई स्त्री रो रही है इंतजार में कि कल कंबल बटेंगे और मिलेंगे ओढ़ने को। गोबर पाथती हुई स्त्री रो रही है इंतजार में कि कल कंबल बटेंगे और मिलेंगे ओढ़ने को। यह समाचार चेहरा लिए अक्षरों से, अक्षर जो काली भैंस की तरह है अभी भी भारत में, नहा गया समंदर में लैपटॉप के साथ। स्त्री रोती रही, नेता हंसते रहे ब्लॉग देखकर। स्त्री रोती रही, प्रशासन मुस्कुराता रहा खबर जानकर। स्त्री रोती रही, न्यायाधीश सोचते रहे मैरिन ड्राइव पर। गोबर पाथती स्त्री, गोबर पाथती स्त्री अब रोती नहीं, गोबर गैस पर खाना बनाने का इंतजार कर रही है हल्की मुस्कान के साथ। और उसके बच्चे पीट रहे हैं बर्तन टन 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 टन। उमा झुनझुनवाला जी ने एक कविता का पाठ किया था, धार पर दौड़। उतना सुंदर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि शब्दों के बलाघात के साथ उसे पढ़ूं, और गलती पढ़ूं तो क्षमा करिएगा उमा जी। धार पर दौड़। आजकल घर में नहीं फूलों के बीच रहना चाहती है वह। आजकल घर में नहीं फूलों के बीच रहना चाहती है वह। घाटियों, कंदराओं, तालाबों, पोखरों, नहरों और खेतों में लगे नालियों के बीच अपनी बालियां चमकाना दिखाना चाहती है वह। उन्मुक्त व्योम तले हरापन लिए आम के पौधों, पल्लों और जड़ों के नीचे बैठना चाहती है वह। आंखों को एक एक दिखाना चाहती है, समंदरों, नदियों और सागरों की लहरों की धार पर दौड़ लगाना चाहती है वह। प्रेमिका छिप कर नहीं, प्रेमिका छिप कर नहीं, दिन दहाड़े सबके बीच आवाज देना चाहती है। ईश्वर से दूर वह पनघट के तट पे, ईश्वर से दूर वह पनघट के तट पे पैर पसार कर रोना, हंसना और मुस्काना चाहती है वह, मुस्काना चाहती है वह। और एक कविता है, कविता बरगद, गेहूं और गुलाब। अर्पण जी, समय हो जाएगा तो बता दीजिएगा, कविता पढ़ने में ख्याल नहीं आता कितना समय हो गया। कविता बरगद, गेहूं और गुलाब शीर्षक से। हाँ तो आइए और इस सभा की अध्यक्षता कीजिए महाराज, जहां से सत्ता का सुख शुरू होता है। हाँ तो आइए और इस सभा की अध्यक्षता कीजिए महाराज, जहां से सत्ता का सुख शुरू होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठकर लास्ट में आशीर्वाद देना है। त्रिपुंड लगाकर जितना देर बोले उतने देर गंभीर रहें, बाद में शराब कुंड में नाक भिगोना ही है। यह सब करते करते भारत की सदी कुछ और गुजर जाएगी, यह सब करते करते भारत की सदी कुछ और गुजर जाएगी। 2 टुकड़ा जमीन और 2 टुकड़ा रोटी, रहने सहने को मकान, वस्त्र, सब शोषण में शामिल हो जाएगा, सब शोषण में शामिल हो जाएगा। यह देखते देखते मेरी उम्र 40 की हो गई, और ज्यों की त्यों सत्ता बनी रहे, जनता कराहती रहे। वैसे बाजार में सब कुछ बिक खप रहा है, वैसे बाजार में सब कुछ बिक खप रहा है। कविता भी खप जाएगी, संवेदना कविता की बची है, पर वह भी नीलाम हो जाएगी। तब वह भी नीलाम हो जाएगी। तब दुनिया में हाहाकार के अलावा क्या बचेगा? हाँ बचेगा चमड़े की सूरत, खून पानी से सना शरीर। हमसे तो अच्छा वह वृक्ष है, हमसे तो वह अच्छा वृक्ष है जो 50 साल में हरापन दे रहा है, 50 साल तक हरापन दे रहा है। उसका नाम बरगद भी हो सकता है और मनुष्यों की हंसी के लिए तरसता है।
तनाव देने और लेने वाले लोग बरगद को पसंद नहीं। वह एक जगह खड़ा है, इस आशा में है कि कोई भी आए दुनिया की अच्छी खबर बताए। लेकिन यहाँ जो गंजेड़ियों, शराबियों और जुआरियों की भीड़ है, वैधानिक भाषा है जहाँ से कविता की जमीन बनती है। किसी पेड़ की दरख्त में जल का जमाव नहीं है, सब कुछ सूख रहा है, टूट रहा है। फिर कविता किसके लिए? मनुष्य के लिए, बरगद के लिए, कविता के लिए, या जो गेहूं की बालियों को बड़े आराम से काट रहा था, जिसे आलोचक श्रम का सौंदर्य कहते हैं। यह सब खेत की पगडंडियों से गुजरते हुए बार बार हड़बड़ा जाता हूँ, और तब ज्यादा गड़बड़ा जाता हूँ जब गेहूं में ही दोनों तरफ से बंदूकें गरजने लगती हैं। मगह, हेठार, दियारे या और जगह की बातें हैं। वहां मृत आत्माएं पाई जाती हैं और तुरंत तालाब या नदी किनारे एक साथ 100 जलते हैं, जिसका धुआं दिल्ली तक बहुत देर बाद पहुंचता है। सन्नाटे को तोड़ता हुआ तालाब और नदी की मछलियां अचानक खुश होती हैं और खाने को मिलता जला हुआ 100 का टुकड़ा। वहां जलपात्र का जल भी गर्म हो जाता है और पात्र आपस में खनकते हुए आ जाते हैं। बरगद के नीचे झुंड के करीब पुनः प्लान बनाते हैं और झोंक देते हैं अपनी आत्मा की आवाज। तालाब किनारे सौदा नहीं, बल्कि खून की होली खेली जाती है। और किसी अखबार में कभी छप चुका गृह मंत्री का बयान राज्य सरकारों के लिए धरोहर बन जाता है। कविता की कसम, क्या किसी कवि ने खाया है या सिर्फ कविता को पकाया है? यह सब लिखते हुए मेरे शरीर का मांस उबलने लगता है और दूसरे छोर पर मानवाधिकार सब तार तार कर देता है। बस उम्मीद बची है कि कल गेहूं के दाने घर में आएंगे और एक मुट्ठा कच्चा गेहूं चबाएंगे। एक कविता का पाठ मैं कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है जिंदगी का उर्वर प्रदेश। समाजशास्त्रीय अध्ययन जरूर करता हूं, पर समाजवादियों से छला हूं। समाजशास्त्रीय अध्ययन जरूर करता हूं, पर समाजवादियों से छला हूं। वे 3 में हैं या 13 में हैं, कहीं नहीं हैं। लोहिया को बहुत आदर करता हूं। आदर करने की प्रक्रिया में जयप्रकाश नारायण के पास पहुंच जाता हूं और उन्हें प्यार भरा नमस्कार करता हूं। नमस्कार के प्रोसेस में आज के समाजवादियों से बू आती है। पता नहीं चलता कौन किस पार्टी में है, उसकी मानसा एक है, कुर्सी। जिंदगी के उर्वर प्रदेश में जब प्रवेश करता हूं तो गांव के बाबा याद आते हैं। जिंदगी के उर्वर प्रदेश में जब प्रवेश करता हूं तो गांव के बाबा याद आते हैं, जो आजीवन डंडा ढोते ढोते मर गए। खांसते खांसते टीबी पकड़ ली। समाजवादियों ने 1 रुपए की दवा नहीं दी। दवा तो दूर, दुआ तो दूर, छुआ तक नहीं। मौसम बदलते गए, वे भी बदलते गए। मौसम तो सुधरा, वे सुधरने के बदले और बिगड़े। जब वे बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक सकते हैं तो कहाँ नहीं रुक सकते। वह बिहार को और जोर से रोक सका है और बिहार को और जोर से रोक रखा है। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद हमें ज्ञान का द्वार समाज विज्ञान में मिला था। जिस दुकानदार ने यह कविता दी थी वह कट्टर समाजवादी था। जब वह बीमार पड़ा तो दुकान भी बीमार पड़ने लगी। उसके दुकान से जो अक्षर बाहर निकले वह उड़ने लगे हवा में। जय एस प्रसाद गुप्ता जी, नमस्ते। कविता की कसम, कभी क्यों खाएगा।
इसका भी अपना एक स्वार्थ है, हर आदमी का स्वार्थ है। कभी छोड़ जाएगा पंक्ति, कभी छोड़ जाएगा पंक्ति, मारे जाने के बाद क्या बचेगा? त्वचा, हड्डी, आंख, किडनी, बाल, कुछ देर बाद सब आग और मिट्टी में समा जाएंगे। मारे जाने के बाद क्या बचेगा? त्वचा, हड्डी, आंखें, किडनी, बाल, कुछ देर बाद सब आग और मिट्टी में समा जाएंगे। फिर इतना परिश्रम किन बातों को लेकर? जब मारा जाएगा, बाप, बेटा, मतारी, बहन जिंदा रहेंगी कविता, जिंदा रहेंगी कविता सुनहले अक्षरों में। जब कभी छोड़ जाएगा कोई पंक्ति पंचामृत की तरह। और कुछ कविताएं जो हैं इसमें, मैं तीनों से लगभग पढ़ ही दिया। कविताएं बहुत सारी हैं, लेकिन सब पढ़ना मुश्किल काम है, क्योंकि और मुझे लगता है कि 5-10 मिनट समय है। अधन खौला भी नहीं था, एक शीर्षक है। एक चिंता सताती है हमेशा कि कब मोबाइल से क्या सुनने को मिल जाए। एक चिंता सताती है हमेशा कि कब मोबाइल से क्या सुनने को मिल जाए। यह आदमी की चिंता है जो धूप में चौराहे पे खड़ा है और वह हर व्यक्ति के सामने शर्मिला है। यह निफिकिर होकर बातें नहीं कर सकता, यह निफिकिर होकर बातें नहीं कर सकता। निफिकिर भोजपुरी का शब्द है, निश्चिंत होकर। यह निफिकिर होकर बातें नहीं कर सकता और न सुनिश्चित रह पाता है। उसे जमीन की कथा से और फूल से लगाव है। डूबे पांव खरगोश के बच्चे सा आना स्वभाव है। अचानक आती आवाज और बेहोश हो पछाड़ खाकर गिर जाता है। जिसकी सूचना मिलती है कल गांव में 200 व्यक्तियों के घर स्वाहा होगा। एक माचिस की तिल्ली से आग किसी ने नहीं लगाई, लग गई चूल्हा के फूंक मारने से। अधन खौला भी नहीं था, वहीं पड़ी थी सब्जी, जलकर हो गई राख सब कुछ। सामने बच्चे की आती आवाज से हम सब हंसने लगे, खुशी के आंसू संग, खुशी के आंसू संग। एक अंतिम कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि लगभग 1 घंटे होने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रणाम। सही सलामत रहे और संवर जाए बुरा सपना तमाम, उसे प्रणाम। सही सलामत रहे और संवर जाए बुरा सपना तमाम, उसे प्रणाम। वैसे ऋषि को जिसने दुनिया में काम किए आम, वैसे ऋषि को जो दुनिया में काम किए आम, उसे प्रणाम। उस भयावनी रात के समय में जो कविता पहरुआ बन करे शाम, उसे प्रणाम। जो बच जाए अच्छा दाम, जो बच जाए अच्छा दाम, मिट जाए कच्चा नाम, उसे प्रणाम, उसे प्रणाम। धन्यवाद मित्रों, आप सबने बहुत धैर्य से लगभग 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े रहे। ऋषा वर्मा जी नमस्ते, स्वागत। अभी मैंने ख़त्म किया। जी उमा जी, आप आई, बहुत अच्छा लगा, मैं कितना खुश हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद दे दिया और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुनः हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय से और भी लाइव का प्रोग्राम देखें और रसास्वादन करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और मेरी बात जहाँ तक है, मैंने शुरू में ही बता दी कि मैं
गांव से आता हूँ, गांव की कविताओं को लिखता रहा हूँ, तो इन कविताओं का पाठ मैंने किया जो अछूते विषय रहे, और मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद, और फिर मिलता हूँ किसी दिन, किसी रोज, किसी अन्य समूह पर, किसी और जगह लाइव होऊंगा। नमस्ते, धन्यवाद, अर्पण।